नमस्कार। आज हम एक बार फिर से भारतीय रियल एस्टेट बाजार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ अलग अलग सोर्सेज से जानकारी आई है जो इस सेक्टर के कुछ मौजूदा ट्रेंड्स पर रोशनी डालती है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सोर्सेज से जो मुख्य बातें हैं उनको निकालें और समझें कि भी बाजार में चल क्या रहा है। खासकर प्रीमियम हाउसिंग, रिटेल स्पेस की लीजिंग और निवेश के कुछ एकदम नए तरीके भी सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। देखते हैं ये सब क्या कहानी बताते हैं। तो मोटा मोटा देखें तो 3 तरह की जानकारी है हमारे पास। पहली तो ये कि प्रीमियम और लग्जरी घरों की मांग बढ़ रही है। लगता है बाजार के इस हिस्से में काफी हलचल है। दूसरी जानकारी रिटेल सेक्टर से जुड़ी है, मतलब दुकानों वगैरह को किराए पर देने का क्या हिसाब किताब है, लीजिंग कैसी चल रही है, बाजार के रुझान क्या हैं। और तीसरी जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है एक टोकनाइज्ड प्रॉपर्टी डील। गुजरात के द्वारका में हुई है। रियल एक्स करके एक प्लेटफॉर्म है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम और लग्जरी घरों की मांग। पहला सोर्स तो साफ कह रहा है कि भाई इस सेगमेंट में काफी जोर है। लोग शायद ज्यादा बड़े बेहतर घरों की तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और काफी महत्वपूर्ण भी। ये दिखाता है कि बाजार का जो हाई एंड सेगमेंट है वो काफी एक्टिव है। अब देखिए, इस तेजी के पीछे कई वजह हो सकती है। हो सकता है इनकम बढ़ी हो, या लोगों का इकोनॉमी में भरोसा बढ़ा हो, या फिर कोविड के बाद लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया कि लोग अब बड़े घर, खुली जगह, बेहतर सुविधाएं चाह रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ नोट करने वाली है, जैसा आपने कहा कि सोर्स क्या नहीं बता रहा है। इस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी की सीधी खरीद फरोख्त, मतलब जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, उसके बारे में कुछ खास डेटा नहीं है। और न ही रीट्स जैसे जो स्थापित निवेश के तरीके हैं उन पर कोई ताजा जानकारी है। अच्छा, रीट्स का आपने जिक्र किया, ये क्या चीज है? क्या आप थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा सकती हैं कि ये रियल एस्टेट निवेश से कैसे जुड़ा है? हाँ, जरूर। देखिए, रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। आप इन्हें ऐसी कंपनियों की तरह समझ सकती हैं जो इनकम देने वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस बिल्डिंग हो गई, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स, इनको खरीदती हैं, चलाती हैं या फाइनेंस करती हैं। खास बात यह है कि इनके यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह खरीदे बेचे जा सकते हैं। ओह, अच्छा। तो इससे क्या होता है कि आम निवेशक भी, मतलब कम पैसों में भी, बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बन सकता है और उसे किराए से होने वाली इनकम या प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का फायदा मिल सकता है। यानी सीधे प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं, आप एक तरह से हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो वापस पहले सोर्स पर आए तो प्रीमियम घरों की मांग तो दिख रही है, लेकिन ये सोर्स ये नहीं बता रहा कि क्या लोग इन्हें खरीद बेच भी रहे हैं उतनी ही तेजी से, या रीट्स में निवेश कर रहे हैं। फोकस साफ तौर पर डिमांड साइड पर है, ना कि ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर। तो ये एक तस्वीर का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं कह सकते। ठीक है, ये बात साफ हुई। तो एक पहलू हुआ मांग का। अब बाजार के दूसरे हिस्से को देखें, यानी रिटेल स्पेस। हमारा दूसरा सोर्स इसी पर है, दुकानों, शोरूम्स वगैरह की लीजिंग और कीमतों का मामला। ये क्या बता रहा है? हाँ, तो ये सोर्स हमें बाजार की, कह सकते हैं, जमीनी हकीकत का एक और एंगल दिखाता है। रिटेल लीजिंग जो है वो इकोनॉमी की सेहत और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एक अच्छा इंडिकेटर होती है, एक बैरोमीटर की तरह। तो ये सोर्स बताता है कि किन शहरों में या किन इलाकों में दुकानों की, कमर्शियल स्पेस की मांग है, रेंट कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ स्थिर हैं, और किस तरह के बिजनेस ज्यादा जगह ले रहे हैं। मॉल में क्या चल रहा है, हाई स्ट्रीट पर क्या चल रहा है। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि बिजनेस कैसा कर रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं या? हाँ, बिल्कुल। और ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो रिटेल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या जिनका बिजनेस इससे जुड़ा है। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, पहले सोर्स की तरह ही प्रॉपर्टी की सीधी खरीद बिक्री या किसी खास प्रॉपर्टी की स्टॉक जैसी ट्रेडिंग, उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। जोर इस बात पर है कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उससे रेंटल इनकम कैसी आ रही है। तो ये भी बाजार की सेहत का एक इंडिकेटर है, पर सीधे तौर पर ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं दिखाता। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही सोर्स, प्रीमियम घरों की मांग और रिटेल लीजिंग बाजार के इस्तेमाल और मांग वाले पहलू दिखा रहे हैं, लेकिन सीधी खरीद फरोख्त या ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ज्यादा बात नहीं कर रहे। क्या ये आम बात है या ये कुछ और इशारा कर रहा है? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो सकता है कि इन खास सोर्सेस का फोकस ही इन्हीं चीजों पर रहा हो, ये भी मुमकिन है।
या ये भी हो सकता है कि आजकल बाजार में चर्चा ही ज्यादातर नए लॉन्च, डिमांड ट्रेंड्स और यूसेज पर हो रही हो, बजाय कि सेकेंडरी मार्केट में पुरानी प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग पर। या फिर जैसा हमने रीट्स के बारे में बात की और जैसा हम अगले सोर्स में देखेंगे, शायद निवेश के तरीके ही बदल रहे हों, तो पारंपरिक ट्रेडिंग की चर्चा थोड़ी पीछे रह गई हो। ये सोचने वाली बात है। और इसके से हम अपने तीसरे सोर्स पर आते हैं। ये वाला तो वाकई एकदम अलग और कह सकते हैं नया है। टोकनाइज्ड प्रॉपर्टी डील, रियलएक्स प्लेटफॉर्म, द्वारका, गुजरात की प्रॉपर्टी। ये टोकनाइजेशन क्या भला है और ये जरूरी क्यों है? देखिए, टोकनाइजेशन रियल एस्टेट में निवेश का एक बिल्कुल नया और उभरता हुआ तरीका है और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस सेक्टर में आ रही है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें किसी महंगी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को, ओनरशिप को बहुत सारे छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बांट दिया जाता है। ये टोकन अक्सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, जिससे ये सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रहते हैं। मतलब जैसे एक पूरी बिल्डिंग खरीदने के बजाय मैं उसका एक छोटा सा डिजिटल टुकड़ा खरीद सकता हूँ, जैसे किसी कंपनी के शेयर होते हैं। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऑफिस बिल्डिंग है, करोड़ों की है। अब एक आम निवेशक के लिए तो मुश्किल है उसमें अकेले पैसा लगाना। टोकनाइजेशन से क्या होता है कि वो शायद कुछ लाख या कुछ हजार रुपए में भी उस प्रॉपर्टी के टोकन खरीद कर उसका एक छोटा सा हिस्सेदार बन सकता है। सोर्स इसे इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट मॉडल कह रहा है, यानी निवेश का एक नया तरीका। अब यहाँ फर्क समझना जरूरी है पारंपरिक ट्रेडिंग से। नॉर्मली आप पूरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं ना। टोकनाइजेशन में आप उस प्रॉपर्टी से जुड़े डिजिटल टोकन खरीद रहे हैं। ये टोकन आपको उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, जैसे किराया या उसकी कीमत बढ़ने पर मुनाफे का हिस्सा दिला सकते हैं, और अक्सर इन टोकन को बाद में किसी प्लेटफॉर्म पर बेचा भी जा सकता है, तो लिक्विडिटी भी आ जाती है। तो ये सीधे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना नहीं हुआ, बल्कि डिजिटल तरीके से उसमें हिस्सा लेना होगा। और ये रियलएक्स और द्वारका वाला केस इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल, ये सोर्स यही दिखा रहा है कि ये सिर्फ कागजों में नहीं है, भारत में भी अब इसके एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये रियल एस्टेट निवेश को शायद ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, छोटे निवेशकों के लिए दरवाजे खोल सकता है, और ये भी दिखाता है कि कैसे फिनटेक, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी पारंपरिक इंडस्ट्रीज को बदल रही है। रियल एस्टेट अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहा, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मेल बन रहा है। अरे वाह, ये तो वाकई मतलब काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। यानी पुराने तरीकों के साथ साथ अब ये नए डिजिटल रास्ते भी हैं। हाँ, हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। इसके अपने रेगुलेशंस होंगे, रिस्क होंगे, वो सब देखना होगा, लेकिन पोटेंशियल तो है। ये एक सिग्नल है कि बाजार बदल रहा है। ठीक है, तो हमने 3 अलग-अलग एंगल देखे। प्रीमियम घरों की तरफ झुकाव, रिटेल स्पेस में लीजिंग की हालत और टोकनाइजेशन जैसा बिल्कुल नया निवेश का तरीका। अगर इन तीनों जानकारियों को हम एक साथ रखें तो भारतीय रियल एस्टेट बाजार की क्या मिली जुली सी तस्वीर बनती है? देखिए, जब हम इन तीनों धागों को जोड़ते हैं तो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। एक तरफ प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में जो मजबूत मांग है, वो दिखाता है कि बाजार के एक हिस्से में पैसा खर्च करने की कैपेबिलिटी भी है और इच्छा भी। ये शायद वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन या किसी खास क्लास की प्रायोरिटीज को दिखाता हो। दूसरी तरफ रिटेल लीजिंग के जो आंकड़े हैं, वो हमें इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ और कंज्यूमर एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि कमर्शियल स्पेस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। और इन दोनों के बीच, जैसे हमने नोट किया, पारंपरिक खरीद फरोख्त यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी इन सोर्सेज में उतनी सामने नहीं आ रही। फोकस या तो नई डिमांड पर है या फिर प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर। और फिर आता है तीसरा एंगल, टोकनाइजेशन। ये न सिर्फ निवेश का एक नया रास्ता खोलता है, बल्कि ये इस बात का भी इशारा है कि बाजार शायद ज्यादा एक्सेसिबल और टेक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहा है। ये पुराने तरीकों से काफी अलग है। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि बाजार एक ही रफ्तार से नहीं चल रहा। कहीं तेजी है जैसे प्रीमियम में, कहीं जैसे रिटेल में अपनी चाल है, और साथ ही निवेश के बिल्कुल नए तरीके आ रहे हैं जैसे टोकनाइजेशन, जो शायद भविष्य में बाजार का चेहरा बदल दे। तो अगर हमें इन सोर्सेज से जो खास बातें निकली उन्हें समराइज करना हो तो क्या पॉइंट्स होंगे? मुझे लगता है 4 मुख्य बातें हैं। पहला, प्रीमियम हाउसिंग पर फोकस बहुत ज्यादा है।
मतलब महंगे घरों में खरीदारों की दिलचस्पी काफी है। दूसरा, रिटेल लीजिंग अभी भी बहुत जरूरी है। दुकानों और ऑफिस स्पेस का किराया, उनका इस्तेमाल, ये बाजार की सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा, पारंपरिक ट्रेडिंग पर जानकारी थोड़ी लिमिटेड है, कम से कम इन सोर्सेज में, सीधी खरीद बिक्री पर ज्यादा बात नहीं। और चौथा, नए इन्वेस्टमेंट मॉडल आ रहे हैं, टोकनाइजेशन जैसी टेक बेस्ड चीजें सामने आ रही हैं जो रियल एस्टेट में निवेश का मतलब बदल सकती हैं। बिल्कुल, ये चारों पॉइंट्स हमें बाजार के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ सोर्सेज हैं, ये पूरे रियल एस्टेट बाजार को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो तो बहुत बड़ा और बहुत विविध है। लेकिन हाँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स और बदलावों की तरफ इशारा जरूर करते हैं कि डिमांड कहाँ जा रही है, इकोनॉमी के कौन से पहिए चल रहे हैं और भविष्य में इन्वेस्टमेंट कैसा दिख सकता है। मतलब बाजार ठहरा हुआ नहीं है, लगातार बदल रहा है। सही कहा। हमें सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स तो मिल ही गए हैं, भले ही पूरी पजल अभी सॉल्व ना हुई हो। तो आज हमने भारतीय रियल एस्टेट के कुछ खास लेकिन अहम पहलुओं को टटोला। प्रीमियम घरों की मांग की तेजी से लेकर रिटेल सेक्टर की नब्ज तक और टोकनाइजेशन जैसे भविष्य की झलक देते निवेश मॉडल तक। ये तो साफ है कि इस सेक्टर में कई परतें हैं और बदलाव लगातार हो रहा है। और इन सब बातों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है जो शायद सोचने लायक है। हमने देखा एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट है जहां शायद ज्यादातर वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके पास बड़ी पूंजी है। दूसरी तरफ ये टोकनाइजेशन जैसी चीज आ रही है जो थ्योरी में बहुत कम पैसे से भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दिला सकती है। तो सोचने वाली बात ये है, अगर ये टोकनाइजेशन का मॉडल सच में कामयाब होता है, फैलता है, तो क्या ये भविष्य में रियल एस्टेट निवेश को ज्यादा डेमोक्रेटिक बना पाएगा? क्या ये उन छोटे निवेशकों को भी ला पाएगा जो अभी इस महंगे बाजार से बाहर महसूस करते हैं, खासकर ऐसे माहौल में जहां प्रीमियम सेगमेंट पे इतना जोर है? ये एक दिलचस्प द्वंद या बैलेंस है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल। क्या टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट को सबके लिए ज्यादा बराबर का मैदान बना पाएगी, या फिर बाजार के अलग अलग हिस्से अपनी अपनी दुनिया में ही आगे बढ़ते रहेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सबके लिए जानकारी भरा रहा।